नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का हम सामाजिक समझौता सिद्धांत देख रहे थे। जॉन लॉक का हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत को में कल हमने देखा। तो जॉन लॉक जब सामाजिक समझौता सिद्धांत पर बताता है तो सबसे पहले मानव स्वभाव का वर्णन करता है। और मानव स्वभाव कैसा बताता है वो कि मानव स्वभाव है जो सहयोगी है, सामाजिक है, दया है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर सौहार्द है। तो जो मानव स्वभाव की व्याख्या की है वो एक बहुत अच्छे मानव की तरह की है कि उसमें सभी गुण मौजूद है। और उसी आधार पर, उसी को आधार बनाकर उन्होंने प्राकृतिक दशा का वर्णन किया है कि जो प्राकृतिक दशा थी वो बड़ी अच्छी रही उस समय की। प्राकृतिक जो समय था, प्राकृतिक दशा थी उस समय राज से उत्पत्ति से पूर्व, वो सहयोगी अवस्था थी, प्रेम सौहार्द की अवस्था थी। एक दूसरे लोग सहयोग करते थे एक दूसरे का, और वहां पर अधिकार भी मौजूद थे। प्राकृतिक अधिकारों की ये बात करते हैं। 3 प्रकार के अधिकार बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं? वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार वहां मौजूद था। इसके अलावा वो संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं कि निजी संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अवस्था के अंदर मौजूद था। तो वो अधिकारों की बात करते हैं, वो प्राकृतिक दशा की सहयोगी की बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ अव्यवस्थाएं थी वहां पर। कोई न्यायपालिका नहीं थी, न्याय संबंधित व्यवस्था नहीं थी, कोई विधायी शक्तियों की बात नहीं थी, कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव करने वाली कोई संस्था नहीं थी कि जो इन प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या कर सके, इनको लागू कर सके, इनको सही मायने में लोगों को बता सके। वो कोई संस्था नहीं थी। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे कोई दंड दे सके, ऐसी कोई संस्था उस समय नहीं थी। इस कारण से सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत राज्य की उत्पत्ति हुई और 2 समझौते हुए। 2 समझौते कौन कौन से बताते हैं? ये कहते हैं कि पहला समझौता है जो मानव और मानव के मध्य हुआ, अर्थात सभी मानव एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने एक आपस में एक समझौता किया कि हम एक साथ रहेंगे और एक नागरिक समाज की स्थापना की। नागरिक समाज की जब स्थापना होती है तो उसके बाद ये लोग मिलकर एक शासक से समझौता करते हैं। वो दूसरा समझौता है। ये जॉन लॉक 2 समझौते की बात करता है। एक से नागरिक समाज, राज्य की उत्पत्ति होती है और दूसरे से सरकार की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो समझौता है वो शासक के साथ किया जाता है, सरकार के साथ किया जाता है। उसके अंदर वो अपने कुछ अधिकार उस शासक को प्रदान करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, जन कल्याण का कार्य करेगा। इस तरह वहां सरकार की स्थापना भी होती है। तो इस सामाजिक समझौते सिद्धांत में राज्य और सरकार दोनों की स्थापना की बात करते हैं। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, 2 प्रकार के समझौते की बात की जाती है जॉन लॉक के द्वारा। हमने देखा जॉन लॉक का ये समझौता सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं रही है। क्या क्या विशेषता रही है? चलो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं एवं उसकी आलोचनाएं। ठीक है, हम चलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। हम विशेषताएं की बात करेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर 1 हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक समरसेट में जिनका जन्म हुआ इंग्लैंड में और गोरापूर्ण क्रांति इनके समय में हुई है, तो इनकी बात कर रहे हैं। तो इनकी जो पहली विशेषता है वो क्या है? वो कहते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत है जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। क्या? राज्य की उत्पत्ति। राज्य और सरकार दोनों की उत्पत्ति की बात करते हैं। ये 2 प्रकार के समझौते की बात करते हैं। उसमें क्या है? उसकी पहली विशेषता है कि लोग का जो राज्य है, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो सहमति पर आधारित है। पहली विशेषता क्या है? राज्य सहमति पर आधारित।
हम पहली विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है? राज्य है वो किस पर आधारित है? सहमति पर आधारित है। राज्य का निर्माण सहमति के रूप में हुआ है। जब लोग आपस में मिले हैं, लोगों ने आपस में चर्चाएं की है और एक साथ मिलकर राज्य का निर्माण किया है, अपनी सहमति के आधार पर किया है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य का क्या किया है? राज्य का उदय हुआ है, राज्य का विकास। मानो आप विकास नहीं कह सकते लेकिन राज्य की उत्पत्ति कह सकते हैं हम। राज्य की उत्पत्ति एक सहमति पर है, जनता की सहमति पर आधारित है। इस आधार पर कि लोगों ने मिलकर के अपनी सहमति से लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्राकृतिक दशा में जो कमियां थी उन कमियों को समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और वो किस पर आधारित है? सहमति पर आधारित है। पहली विशेषता की हम बात करें, दूसरी विशेषता की बात करते हैं। दूसरी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता की बात करें हम तो दूसरी है राज्य एवं सरकार में अंतर। राज्य एवं सरकार में अंतर। देखिए दूसरी विशेषता क्या है? राज्य और सरकार में अंतर की बात करते हैं। देखिए हमने जितने भी समझौता सिद्धांत देखे अभी तक उनमें देखा राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। एक समझौता होता है जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है और वो राज्य और सरकार को एक मान लेते हैं। बहुत सी जगह राज्य और सरकार को एक ही दर्शा दिया गया है। अगर हम हॉब्स की बात करें तो वहां पर इसी तरीके का माजरा नजर आया हमें। राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट नजर नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने राज्य के निर्माण के लिए अलग समझौता हुआ है और सरकार के लिए अलग समझौता हुआ है और इन्होंने राज्य और सरकार को बिल्कुल अलग किया है। इन्होंने कहा जो राज्य होगा वो नागरिक समाज होगा। क्या होगा? नागरिक समाज होगा। और सरकार होगी वो राजतंत्रीय होगी। क्या होगी? राजतंत्रीय, जो विधि के आधार पर काम करेगी। किसके आधार पर? विधि के आधार पर काम करेगी। इन्होंने राज्य और सरकार दोनों में स्पष्ट अंतर किया है। इन्होंने उसको एक ही नहीं माना, ये भूल इन्होंने नहीं की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की, जोन लोग के सामाजिक समझौता सिद्धांत की दूसरी विशेषता है राज्य और सरकार में अंतर। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी और क्या विशेषता है? तो हम तीसरी विशेषता की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरी जो विशेषता है वो है कि जो राज्य है वो कैसा है? सीमित राजतंत्र है। तो ये सीमित राजतंत्र का क्या है? समर्थक है। ये कैसे राजतंत्र का समर्थक है? सीमित राजतंत्र का। देखिए सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति के बाद इन्होंने सरकार की उत्पत्ति की बात की है। एक सरकार, एक शासक के साथ जो समझौता किया है उस समझौते में स्पष्ट नजर आता है कि एक राजतंत्र की उत्पत्ति की है इन्होंने। एक राजतंत्र की तरफ क्या, लेकिन ये पूर्णतः राजतंत्र नहीं है। ये पूर्णतः राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। जिस तरह गोरखपुर क्रांति में जो राजा होता था उसकी शक्तियां बिल्कुल कम कर दी गई थी, उसी चीज को आधार बनाकर यहां भी इन्होंने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है कि राजतंत्र होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। उसकी शक्तियां कम होनी चाहिए, उसके हाथ में संपूर्ण शक्तियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का समर्थन करता है जोन लोग अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर। अगर हम चौथी इसकी विशेषताओं की बात करें कि चौथी क्या विशेषता है, तो देखिए चौथी अगर हम विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि राजा की प्रभुसत्ता का अभिप्राय जनता की प्रभुसत्ता है। क्या है? राजा की प्रभुसत्ता जनता की प्रभुसत्ता है। जनता की प्रभुसत्ता। हम बात कर रहे हैं सीमित राजतंत्र की, तो यहीं से ही समझ में आ जाता है कि राजा की प्रभुसत्ता है वो किसके अंदर निहित करती है? जनता के अंदर निहित करती है। अर्थात राजा कुछ नहीं कर सकता जनता के बिना। राजा जनता के बिना कुछ नहीं कर सकता। जनता है तो राजा है, लोग हैं तो राजा है। अंतिम शक्ति जनता के पास है जिसका उपयोग राजा करता है। अर्थात राजा की प्रभुसत्ता जनता की प्रभुसत्ता है, क्योंकि
जनता के पास संपूर्ण अधिकार है, वो चाहे तो इसको राजा को अपने पद से हटा भी सकती है। अगर राजा उनके जो प्राकृतिक अधिकार है उनकी रक्षा नहीं कर पाता है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो जनता उसे हटा भी सकती है। तो जनता की प्रभुसत्ता ही क्या है? राजा की प्रभुसत्ता है। यहां तक आ गया आपके समझ में? तो हमने ये 4 विशेषताओं की बात की, 5 विशेषता और देख लेते हैं। निरंकुश शासक के विरुद्ध है इनका, जो ये कहते हैं कि निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए। साफ बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? देखिए 5वीं अगर हम बात करते हैं, निरंकुश शासक के प्रति विद्रोह, निरंकुश शासक के प्रति क्या किया जा सकता है? विद्रोह का अधिकार है। निरंकुश शासक के प्रति क्या है? किसका अधिकार है? विद्रोह का अधिकार है। अर्थात जनता के पास ही संपूर्ण अधिकार है। अगर शासक ये सोचे कि मैं निरंकुश हो जाऊं, मेरे ऊपर किसी का भी अंकुश ना रहे, कोई मुझ पर रोक टोक ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतिम शक्ति जनता की प्रभुसत्ता है और जनता को कहता है कि अगर ऐसा कोई राजा पैदा हो जाए, ऐसा कोई राजा आ जाए जो निरंकुश हो, तो उसको अपने पद से हटा देना चाहिए। जनता को विद्रोह करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो जनता को पूरा पूरा अधिकार देता है। जनता के प्रति अच्छा काम नहीं करने पर, निरंकुश शासक आतताई शासक होने पर जनता उसको अपने पद से हटा सकती है। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत में ये विशेषता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत की जॉन लॉक की। इस आधार पर हम कह सकते हैं। इसके अलावा क्या और विशेषताएं हो सकती है? ये 5 विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसके बाद हम 6ठी विशेषता की बात करते हैं। बहुत सारी विशेषता निकल के आ सकती है। अगर हम इनके सिद्धांत को देखिए, अच्छे से रीड करें, तो बहुत सारी विशेषता हमको सामने दिखाई देती है। हम 6ठी विशेषता की बात करें, 6 नंबर की विशेषता क्या हो सकती है? तो देखिए, राज्य विधि पर आधारित है। इनका जो राज्य है वो विधि पर आधारित है, विधि पर आधारित, अर्थात कानून पे आधारित है। कानून पे आधारित है। प्राकृतिक जो कानून है उसकी रक्षा के लिए क्या बना है? राज्य बना है। ध्यान रखना, और राज्य प्राकृतिक कानूनों की रक्षा के लिए क्या बना है? राज्य बना है। प्राकृतिक कानूनों की रक्षा ही राज्य का मुख्य अधिकार है, मुख्य कर्तव्य है। और राज्य इसी आधार पर कार्य करेगा, इसी परंपराओं को निभाते हुए अपना कार्य करेगा। ये इनके विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य विधि पर आधारित है। जनता ने इसको विधि पर आधारित बना है। कोई राजा की संपत्ति नहीं है राज कि वो अपने हिसाब से कानून का संचालन करे। वो कानून का संचालन प्राकृतिक आधार पर करेगा, प्राकृतिक कानूनों को ध्यान में रखकर करेगा। अर्थात राज किस पर आधारित है? विधि पर आधारित है। राज किस पर आधारित है? विधि पर आधारित है। यह भी एक विशेषता हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषता है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, राज्य लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। राज्य क्या है? लोगों के कल्याण के लिए। और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। एक और हम लिख सकते हैं, राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। राज्य को कृत्रिम संस्था माना है, कोई ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं माना है। राज्य को क्या माना है? कृत्रिम संस्था माना है जॉन लॉक ने, और कहा है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत में स्पष्ट कहा है कि ये लोगों के द्वारा बनाई गई संस्था है। लोगों ने मिलकर नागरिक समाज की स्थापना किए, राज्य की स्थापना किए। तो ये एक विकास, ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। किसका परिणाम है? लोगों के समझौते का परिणाम है। अर्थात राज्य कृत्रिम संस्था है। इसके अलावा धार्मिक, आर्थिक जितने भी मामले हैं, इसकी एक और विशेषता और लिख लीजिए। कृत्रिम संस्था एक विशेषता ये हो गई। इसके अलावा धार्मिक, आर्थिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक और आर्थिक, इन मामलों में क्या नहीं करेंगे? मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य। स्पष्ट एक विशेषता यह भी है कि धार्मिक और आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुरूप राज्य। ये हमने इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं देखी। अब हम इसकी आलोचनाएं देखते हैं कि क्या क्या इनके जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी कमियां रही हैं,
तो हम इनकी आलोचना देते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। किन आधार पे कर सकते हैं? तो पहला जो आधार है आप सिंपली जानते हो, मानव स्वभाव का जो इन्होंने वर्णन किया है वो एक पक्षीय है। मानव स्वभाव का वर्णन वो क्या है? एक पक्षीय। एक पक्षीय का मतलब है सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया है कि मानव सहयोगी होता है, प्रेम सौहार्द की भावना रखता है। ऐसा नहीं है, मानव में लोभ की प्रवृत्ति होती है, क्रोध की प्रवृत्ति होती है, दुष्टता होती है, वो चालाकी भी करता है। बहुत से लोग हैं जो हत्या करने से भी नहीं कतराते। तो मानव स्वभाव की एक पक्षीय व्याख्या करना उचित नहीं है। केवल मानव का एक ही तरह का स्वभाव हो ऐसा संभव ही नहीं है। जहां लोगों में देवीय स्वभाव होता है वहां दानवीय स्वभाव भी लोगों के अंदर पाया जाता है। तो जो मानव स्वभाव का जो वर्णन किया है इन्होंने बिल्कुल एक पक्षीय किया है। एक ही सिक्के के एक ही पहलू पर नजर दिए, दूसरी तरफ देखा ही नहीं है। इस आधार पर हम देखें तो मानव स्वभाव का जो वर्णन है वो इनका उचित नहीं है। तो इस आधार पर हम इनकी क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं। दूसरा और क्या है जिसके आधार पर आलोचना कर सकते हैं? दूसरी जो बात है वो यह है कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो क्या है? इन्होंने कहा सामाजिक समझौता सिद्धांत इनका जो ऐतिहासिक की हम बात करते हैं, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है राज्य। ध्यान रखना, ऐतिहासिक किसका? विकास का परिणाम है राज्य, समझौते का नहीं। इस आधार पर हम इनकी क्या कर सकते हैं? निंदा कर सकते हैं। क्योंकि समझौते से राज्य उत्पन्न होता है क्या? हो ही नहीं सकता। जब एक सोचिए, लोग एक साथ दो लोग बैठ नहीं सकते। धीरे धीरे लोगों में समझ आना शुरू हुआ। पहले यायावर जिंदगी बीतते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने खाना सीखा, धीरे धीरे पहनना सीखा, धीरे धीरे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के कारण वो नजदीक आए तो उनमें यौन संबंध बने। यौन संबंध के बाद परिवार बना और परिवार समाज की पहली इकाई है। और परिवार धीरे धीरे कुनबों में बढ़ता गया, गांव में बढ़ता गया और गांव के बाद राज्य का उद्भव हुआ। ये असलियत में इस तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है राज्य। कोई सामाजिक समझौते का परिणाम हो ऐसा संभव नहीं है। तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य एक सामाजिक समझौते का परिणाम हो ही नहीं सकता। इस आधार पर हम इनकी आलोचना कर सकते हैं। और तीसरा किस आधार पर इनकी आलोचना की जा सकती है? जो इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की चित्रण किया है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। कौन सा? प्राकृतिक। इन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, अवस्था का जो चित्रण है वो दोषपूर्ण है। क्या है? दोषपूर्ण है, भ्रमपूर्ण है कह सकते हैं। क्यों? प्राकृतिक अवस्था इतनी सहयोग की, इतनी सारी चीजें बिल्कुल प्रेम सौहार्द की रही है, तो राज की जरूरत ही कहां पड़ गई? इसलिए प्राकृतिक अवस्था ऐसी रही हो ये संभव नहीं है। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, 100% त्रुटिपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ऐसी अवस्था हो तो राज की आवश्यकता ही कहां? जहां लोग सहयोग, प्रेम और सौहार्द से रहते हो तो वहां राज की उत्पत्ति से मतलब ही नहीं है। वहां पर जो प्राकृतिक अवस्था ऐसी हो ही नहीं सकती कि तीन अधिकार मौजूद है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तक की ये बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार जो संभव नहीं है। इसके अलावा और क्या है कि इन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति की है और जो सरकार बनाई है उस पर यह कहा है कि जनता को क्या दे दिया? जनता को सीधा इन्होंने जनता को अधिकार दे दिया। जनता को अधिकार दे दिया इन्होंने। किस चीज का अधिकार दे दिया? इन्होंने जनता को सीधा अधिकार कर दिया राज्य के विरुद्ध क्रांति का। किसका? क्रांति का अधिकार दे दिया। ये तो सीधी रोज क्रांति की बात होगी। कोई राजा की कोई बात किसी को पसंद नहीं आई, चलो करो क्रांति। तो राजा पर को जब तक आप थोड़ा बहुत निरंकुश नहीं बनाओगे, उसको पूरे अधिकार प्रदान नहीं करोगे, तो जनता के द्वारा रोज के रोज उसे क्रांतियां झेलनी पड़ेगी। रोज के तो क्रांति की खुली छूट देता है इसका सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसके आधार पर हम इनकी आलोचना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता को बिल्कुल आप रोज के रोज खुली छूट दे दो, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं रखो किसी भी तरीके की, तो निरंतर क्रांति की आशंका बनी रहेगी। कब क्रांति हो जाए पता ही नहीं चलेगा।
इसके अलावा जो राज्य के कार्य हैं वो बहुत सीमित कर दिए। इनके राज्य के जो कार्य हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, सीमित है, सीमित कर दिए। सीमित कैसे कर दिए? देखिए, राज्य धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हमने कहा राज्य आर्थिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राज्य करेगा क्या, किस तरह कल्याण करेगा? कोई धार्मिक अगर कोई चीजें हैं, कोई अंधविश्वास है, कोई और आर्थिक चीजें हैं, तो अर्थ कहां से आएगा? अगर आर्थिक गतिविधियों पर राज्य अपना शिकंजा नहीं कसेगा, आर्थिक गतिविधियों में अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य के पास धन कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा? इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम इनकी आलोचना कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक, एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकारों की इन्होंने धारणा बताई है, कौन से? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार ऐसी कोई चीज थी नहीं, थी ही नहीं। लोग तो प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की इन्होंने, ऐसा था ही नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार हो उस समय। निजी संपत्ति की बात की, निजी संपत्ति का अधिकार है। ऐसे अधिकार बिना संस्था के, बिना किसी चीज के अधिकार संभव ही नहीं है। अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, अधिकारों के पीछे कानून होता है। जब कानून ही नहीं है तो अधिकार कहां से होंगे? तो जो इनकी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है वो भ्रमपूर्ण है, पूरी तरह गलत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य सामाजिक समझौता सिद्धांत जो लोगों ने दिया है वो गलत दिया है। हम उसकी बिल्कुल आलोचना कर सकते हैं। निरंतर क्रांतियों की बात करता, और इसका आधार उन्होंने भौतिक बताया, बड़ी अच्छी। एक और हम आलोचना कर सकते हैं कि जो राज्य का आधार क्या बताया, भौतिक बताया, लेकिन राज्य का आधार भौतिक नहीं होता, नैतिकता होना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं राज्य का आधार क्या नहीं होता, भौतिक नहीं होता। राज्य का आधार भौतिक नहीं, क्या नहीं, भौतिक नहीं, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। किस पर? नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। अगर भौतिक आधार होगा राज्य का तो किस तरह होगा? इस आधार पर हम इनकी आलोचना कर सकते हैं। तो हमने आलोचना भी देखी और आज इसकी विशेषताएं भी देखी। आज हमारा जोन लोग का सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।